हेलो एवरीवन। आज इस सीरीज के अंदर हम लोग डेटा मॉडल पर पहले हम डेटा मॉडल पर हमने डिस्कशन कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी और डिफरेंट एंटिटीज के बीच में हम कैसे पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं ईआर मॉडल। यानी सिंपल सी बात है, दो एंटिटी के बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उसका हम पिक्चर के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू जो रिलेशन शो करते हैं उस मॉडल को ईआर मॉडल कहते हैं, और जो डायग्राम बनता है उसको ईआर डायग्राम कहते हैं। चलिए आज का डीप में देखते हैं, हम डिस्कशन करते हैं कि ईआर मॉडल में क्या क्या चीजें होती है। ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है, जिस पर हमने अभी मॉडल टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि हाई लेवल कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है। ठीक है, जिसमें जो बेसिकली ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम उसमें कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को जो सपोर्ट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाई लेवल मॉडल। कंसेप्चुअल लेवल यानी हम उसको मिडल लेयर पर एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको कंसेप्चुअल यानी कंसेप्ट है, हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर को शो करते हैं। ठीक है, फायदा क्या है, हम आसानी से इसको विजुलाइज करते हैं ताकि वो समझ में आ जाए। और मेन फोकस किसके ऊपर है, एंटिटीज और उनके आपसी बीच के रिलेशन पर, कैसे दो एंटिटी आपस में ज्वाइंट होती है उसके ऊपर ये मॉडल बेस्ड है। जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका एंटिटी। जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं इस वर्ड को, ईआर मॉडल का मतलब ही क्या हुआ, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। यानी इस मॉडल में क्या है, एंटिटीज को दिखाया जाता है। एंटिटीज का हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, पहली वाली सीरीज में हम कर चुके हैं। हम ये बता दें कि लाइव जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम एंटिटी बोलते हैं, जस्ट लाइक ए नाउन। हम हर एंटिटी अपने अपने एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टी को स्टोर रखती है, उसको डिस्क्राइब करती है। उसके साथ में दूसरा आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के थ्रू हम क्या करते हैं, दो एंटिटी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं कि एक एंटिटी की कितनी प्रॉपर्टी दूसरी एंटिटी से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट एंटिटी की प्रॉपर्टी को रिप्रोड्यूस करता है, शो करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। उसके बाद प्राइमरी की, हर एंटिटी में एक ऐसी यूनिक कॉलम होता है, यूनिक की होती है जिस पर दूसरी की एंटिटी की डिपेंड करती है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि स्पेसिफिक नंबर्स एक एंटिटी के कितने ऐसे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस जो हैं वो दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करते हैं। बेसिकली कार्डिनलिटीज जो होती है वो वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, इस तरह से अलग अलग तरह की कार्डिनलिटीज होती है जिसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर होता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, कि हम जो कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं वो किसी एंटिटी के एक पार्ट पर लगा रहे हैं या पूरे के पूरे एंटिटी पर हम लगा रहे हैं। दोनों तरह के होते हैं, मैंडेटरी या ऑप्शनल। अब हम बात करते हैं फायदा क्या है ईआर मॉडल का। एक तो सिंपल है, इसको समझाना बहुत आसान है, विजुअलाइज है, इसलिए आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल है, यानी हम इसमें फर्दर स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। ये डिजाइनिंग टूल है, यानी ये एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाता है जिससे मेमोरी में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल डेटाबेस है उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम लॉजिकली बता सकते हैं कि कैसे एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ में जुड़ी हुई है। और हम डेटाबेस के डिजाइन को भी इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, यानी हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट ईआर के फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी है। यानी जब हम कोई लार्ज सिस्टम को डिफाइन करते हैं ईआर मॉडल के थ्रू तो ये हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि इसमें इसके पास जो टूल है जिसके थ्रू ग्राफिकली पिक्टोरियल प्रेजेंट करता है वो लिमिटेड है। ठीक है ना, तो हम इसके डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन को लिमिटेड ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक किस चीज के लिए काम में आता है, यानी इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो होनी जरूरी है। और हम इसके थ्रू
कंप्लीट मॉडल यानी डेटाबेस मॉडल को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम उसके एक पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कंसेप्चुअल डिजाइन फेज को कर सकते हैं, न कि हम ये बता सकते हैं कि ये जो मॉडल, ये जो एंटिटीज है वो फिजिकली कैसे इम्प्लीमेंटेड हो रही है, ये हम नहीं शो कर सकते। अब आता है कहाँ कहाँ यूज होता है, डेटाबेस डिजाइन में ईआर मॉडल होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे ईआर का यूज करते हैं, बिजनेस एनालिसिस के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या नीड है, कैसे उसका सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। एजुकेशन के अंदर हम इसको बता सकते हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तब ईआर मॉडल की हम जब बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है एंटिटी। एंटिटी क्या करता है, अभी हमने बताया कि एक एंटिटी ऑब्जेक्ट्स होती है, रियल वर्ल्ड जो भी थिंग्स हैं उसको हम एंटिटी बोलते हैं, और इसके जो कंपोनेंट है वो इस मॉडल, यानी हम ये कहें कि एंटिटी इज द मेन मॉडल, मेन कंपोनेंट ऑफ द ईआर मॉडल। इसको विजुअली ड्रॉ करते हैं। एंटिटी को ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल बॉक्स की यूज पड़ती है। सिंपल, ये देखिए हमने दो एंटिटी बना रखी है, एंड स्टूडेंट और कोर्स, ये दो एंटिटी है। एंटिटी को हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स में डिफाइन करते हैं। एंटिटी मेनली डिफरेंट तरह की होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी यानी एक एंटिटी के पास में अगर उसकी खुद की प्राइमरी की है तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगी। इसके जस्ट रिवर्ट जो है, अगर उसके पास में खुद की प्राइमरी की नहीं है तो वो वीक एंटिटी कहलाएगी। वीक एंटिटी के साथ में एसोसिएटिव, अब ये देखिए वीक एंटिटी जो होती है वो हम इस तरीके से शो करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसको सिंगल लाइन रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू शो होता है, और डबल लाइन रेक्टेंगल बॉक्स ये बताती है वीक एंटिटी है। ठीक है, एसोसिएटिव एंटिटी यानी जंक्शन जो बीच दो एंटिटी के बीच में जुड़ी होती है उसको हम एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। जिस एंटिटी के द्वारा दो डिफरेंट एंटिटी को हम कनेक्ट करते हैं वो एसोसिएटिव एंटिटी कहलाती है। अब एंटिटी के फीचर्स की बात करें तो एंटिटी का एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है, वो रिलेशनशिप के थ्रू दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट होती है। कार्डिनलिटीज यानी एक एंटिटी दूसरी इंस्टेंसेस, दूसरी एंटिटी की कितने इंस्टेंसेस जुड़ी होती है उसको भी हम एंटिटी में इसमें शो कर सकते हैं, और हम डिफरेंट कंस्ट्रेंट को भी इंपोज कर सकते हैं। एंटिटी का जब हम डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, हम या यूं कहें कि एंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक तो एंटिटी का खुद का है यानी रेक्टेंगल के थ्रू एंटिटी रिप्रेजेंट होती है, ओवल शेप के थ्रू एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड बॉक्स के थ्रू हम रिलेशनशिप को शो करते हैं, डबल रेक्टेंगल के साथ में वीक एंटिटी को शो करते हैं, डैश ओवल यानी डिराइव्ड एट्रीब्यूट, अभी हम एट्रीब्यूट के आगे डिस्कशन करेंगे। ये देखिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये हमारी एंटिटी है। ठीक है, ये एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वीक एंटिटी रिप्रेजेंट, ये हमारी रिलेशनशिप बता रहा है दो एंटिटी के बीच, एट्रीब्यूट को ओवल शेप में, और डैशेड को डिराइव्ड के रूप में, और मल्टी वैल्यू को डबल लाइन एट्रीब्यूट ओवल शेप के रूप में शो करते हैं। एट्रीब्यूट एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटिटी के, यानी हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक टेबल में जो कॉलम होते हैं, जो कॉलम का नेम है वो उसका एट्रीब्यूट है। ये देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन, ये एक स्टूडेंट एंटिटी है, और एड्रेस, नेम, एज और रोल नंबर जो है वो उसके एट्रीब्यूट है, जिसको हमने ओवल शेप में दिखाया। एंटिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें सिंपल एंटिटी यानी केवल एक ही सिंगल वैल्यू को जब होल्ड करता है तो सिंपल एट्रीब्यूट या सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। जब एक से ज्यादा वैल्यू एट्रीब्यूट, एक ही एट्रीब्यूट एक से ज्यादा सब पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे नेम, हम नेम एंटिटी को जब एक्सेस करते हैं, एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं तो नेम फर्स्ट, मिडल, लास्ट के अंदर बाइफरकेट होता है यानी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट है वो कंपोजिट, यानी हम इसको रिवर्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलके एक एट्रीब्यूट बना होता है, सब एट्रीब्यूट से मिलके एट्रीब्यूट बना होता है तो उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है जो एक एट्रीब्यूट की हेल्प से बनता है, यानी एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट की हेल्प से बनता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। यानी हम यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी में एज एट्रीब्यूट जो है ना वो डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि एज के अंदर जो वैल्यू आएगी वो डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट में डेट ऑफ बर्थ को लेस करने के बाद में एज वाली वैल्यू आएगी। फिर आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है जब एक ही एंटिटी में एक ही एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड की होती है, उसको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। यानी अपना फोन नंबर है, अगर हमारे पास में एक से ज्यादा फोन है तो हमने उसको एक ही फोन एट्रीब्यूट के अंदर नंबर को सेव कर दिया तो क्या हो गया, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया।
एट्रीब्यूट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें यूनिकनेस यानी उसमें वैल्यू जो होती है वो यूनिक होती है, वो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट के साथ में डेटा टाइप जुड़ा होता है, यानी कौन सी वैल्यू उसमें हम स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, टाइम कौन सी कर रहे हैं उसको शो करना पड़ता है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो हमको उसमें नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट को हम डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। अब आता है हमारा की का मतलब कॉलम यानी रिलेशन। की के द्वारा हम एक एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब कीज सबसे इंपॉर्टेंट पहली की जो होती है प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, कॉलम होता है जिसपे दूसरे जो टेबल के रिलेशन है, जो रिलेशन के जो दूसरे कॉलम है वो डिपेंड करते हैं। यानी हमको अगर कोई यूनिक रिकॉर्ड फैच करना है तो हमको प्राइमरी की यानी प्राइमरी कॉलम की आवश्यकता ही पड़ेगी। और प्राइमरी कॉलम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसमें तो नल वैल्यू नहीं होती है और उसमें यूनिक वैल्यू स्टोर रहती है, जो कि हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बता रहे हैं कि प्राइमरी की के अंदर कभी भी नल नहीं होता है, यूनिक वैल्यू ही इसमें स्टोर होती है। फॉरेन की वो होती है जब एक टेबल की दूसरी टेबल में हम यूज करते हैं तो वो फॉरेन की कहलाती है। जैसे हमारे एक आदमी का सिटीजन एक कंट्री का जो नागरिक है वो किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है तो फॉरेन कहलाता है। सेम उसी तरीके से जब एक एंटिटी का एक एट्रीब्यूट दूसरे एंटिटी के एट्रीब्यूट में यूज किया जाता है तो उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। फॉरेन की के थ्रू हम क्या करते हैं, दो एंटिटी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। फॉरेन की के अंदर नल वैल्यू हो सकती है, इट्स ए ऑप्शनल ओनली। उसके बाद आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की का मतलब होता है जब एक एट्रीब्यूट यानी एक प्राइमरी की दो से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। इसका मेन रोल होता है यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम उनकी यूनिक वैल्यू के लिए एक्सेस करते हैं। अगर मान लो सपोज कीजिए आपके रिलेशन के अंदर स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है, उसमें हमने रोल नंबर हटा दिया, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा यूनिक रिकॉर्ड ट्रैश हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्टूडेंट का नेम, फादर का नेम और उसकी मदर का नेम या स्टूडेंट, फादर और मोबाइल नंबर को एक कलेक्टिवली प्राइमरी की डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। उसके बाद में आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की एक ऐसी यूनिक की होती है जो प्राइमरी तो नहीं है लेकिन उसमें यूनिक वैल्यू होती है। यानी अगर हम प्राइमरी की को उस रिलेशन से हटाएं तो जो कैंडिडेट की है वो प्राइमरी का रोल अदा कर सकती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में भी यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है ना, इसमें भी नल वैल्यू नहीं होती है। अल्टरनेट की। कैंडिडेट की के अलावा जितने भी कीज हैं वो सारी अल्टरनेट की कहलाती हैं। सुपर की, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट कीज को हम सुपर की बोलते हैं। ये भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम डायमंड बॉक्स की हेल्प लेते हैं। डायमंड बॉक्स बताता है कि कैसे दो एंटिटी आपस में जुड़ी भी है। अब ये जो रिलेशनशिप है वो कार्डिनलिटीज के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो 1 to 1 यानी एक एंटिटी के एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के केवल एक ही इंस्टेंस से जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। जैसे एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट होगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो एक ही है तो उसको हमने 1 to 1 रिलेशन का। जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एक से ज्यादा इंस्टेंसेस से जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 to many। ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल के रूप में हम ये ले सकते हैं कि कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर दे सकता है, यानी एक ही कस्टमर के एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 to many को, और इसका रिवर्ट करें तो many to 1 हो जाता है। यानी स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, एक ही क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट हम एनरोल कर सकते हैं। इस रिलेशन को बोलेंगे many to 1। अब लास्ट में आता है many to many। जब बहुत सारी एंटिटीज दूसरी के एंटिटी के एक एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी। यानी बहुत सारे एम्प्लॉय डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं, यानी उनको एम्प्लॉय को क्या कर दिया, प्रोजेक्ट असाइन कर दिया। एक एम्प्लॉय के एक से ज्यादा प्रोजेक्ट असाइन होता है, यानी एक ही प्रोजेक्ट में डिफरेंट एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उसको 1 to 1। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे एम्प्लॉय जब वर्क करते हैं तो many to many हो गया। यानी हम अगर ये कहें कि प्रोडक्ट्स एंड
कस्टमर्स यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे कस्टमर हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। इसको हम कार्डिनेटिव भी कहते हैं। ठीक है, कार्डिनेटिव के बाद में ये मैंडेटरी और ऑप्शनल होती है। मैंडेटरी का मतलब होता है कि उसमें पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, मस्ट है, और ऑप्शनल का मतलब जरूरी नहीं है, आप उसमें पार्टिसिपेट यानी उस एंटिटी की वो प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। अब आता है कि यह डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिंपल सी बात है, पहले हम आइडेंटिटी को जो एंटिटी है उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। उसमें ये चेक करते हैं कि प्राइमरी की कौन सा है, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, फिर उनके बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद में ये जो हमने ऊपर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखा था एंटिटी का, एट्रीब्यूट्स का, उनके रिलेशंस का, उनको डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि डिफरेंट तरह की हमने एंटिटीज यहाँ लिए, स्टूडेंट, कोर्स, एनरोलमेंट, जिनके एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे शो कर सके। अब हम ये हम उनके बीच में अगर रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहेंगे तो हम ये बताएंगे स्टूडेंट और कोर्स के बीच में मैनी टू मैनी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट तरह के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये कहा कि अगर एक कोर्स में एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट एक ही है, वो डिफरेंट कोर्स में एनरोल कर सकता है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप को हम शो कर सकते हैं। उस इसी ईआर डायग्राम के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, वो रोल्स। जब दो एंटिटी आपस में कनेक्ट होती है तो कौन से वो स्पेसिफिक फंक्शन को, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रही है, उसको हम बोलते हैं रोल्स। यानी रिलेशन क्या काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं रोल्स। सिंपल बात है कि ये जो रोल है वन टू वन, वन टू मैनी पे डिपेंड करता है। और जब ये जैसे मान लो हम एग्जांपल लें कि हमारे पास में दो एंटिटी है, इंस्ट्रक्टर और कोर्स। अब इनमें इंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कोर्स को पढ़ाना, तो वो किसका रोल कर रहा है, टीच का रोल कर रहा है। ये जो बीच में जो कनेक्टिव एंटिटी है जो इंस्ट्रक्टर और कोर्स को जोड़ रही है, वो क्या कहलाएगी, रोल कहलाएगी। यानी टीच जो है वो कनेक्टिव है, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, यानी टीच इंस्ट्रक्टर कोर्स को पढ़ाने का काम कर रहा है। ये जो पढ़ाने का काम है, जो टीच है, वो क्या कहलाएगा, रोल कहलाएगा। क्लियर। रोल से फायदा क्या होता है कि हम उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्लियरली समझ सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो किस तरीके से दूसरे डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। फिर आता है हमारा डिपेंडेंसी, कि किस तरीके से एंटिटी अपने एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि हम कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस को जो सिंप्लीफाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और सिंप्लीफाई में हम स्पेशली क्या करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हमारा रिलेशन है उसको हम छोटे छोटे डिफरेंट रिलेशन में डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें ये चीज देखते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट फंक्शनली दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है। जो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है हम उसको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग रिलेशन, सब रिलेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली डिपेंडेंसी होती है वो कौन कौन सी होती है, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी एक एट्रीब्यूट फंक्शनली दूसरे एट्रीब्यूट पर यानी कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल। जैसे नेम, स्टूडेंट नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी पर कंप्लीटली डिपेंड करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, फंक्शनली डिपेंडेंसी। जब एक एंटिटी जो है एक वैल्यू दूसरी, एक सिंगल एंटिटी मल्टीपल वैल्यू पर डिपेंड करती है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू एंटिटी। जैसे एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, यानी स्टूडेंट की आईडी सिंगल है लेकिन उसके फोन नंबर एक से ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। उसी तरह से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती है, इनडायरेक्ट रिलेशन को स्टैब्लिश करती है। जैसे हमने मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं, अगर मान लो तो हमारे पास में दो डिटर्मिनेंट है ए और बी। अगर हम ये कहें कि ए बी पे डिपेंड करता है और बी सी पे डिपेंड करता है, तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सी ए पर डिपेंड कर सकता है, करेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें डिपेंडेंसी, ये हमने एक एट्रीब्यूट लिया, स्टूडेंट आईडी, मेजर और डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, अब हमारे एट्रीब्यूट हम ये कह रहे हैं कि साहब मेजर जो है वो स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो डिपार्टमेंट हेड है वो मेजर पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट हेड है वो स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन हमने डायरेक्टली ये रिलेशन शो नहीं किया है। हम ये सोच सकते हैं, मान सकते हैं, इसको हम बोलते हैं
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब आता है ईआर डायग्राम कहाँ कहाँ यूज होता है। ईआर डायग्राम कंसेप्चुअल डायग्राम है जिसको समझने के लिए यूज किया जाता है और इसमें हम इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। ये हमारे डेटाबेस के डिजाइनर की जो कॉम्प्लिकेसी है उसको रिमूव करता है, कम करता है और इसकी सहायता से हम ईआर मॉडल की सहायता से हम जो डिफरेंट एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं और हम एक अच्छा लॉजिकल स्ट्रक्चर व्यू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ईआर डायग्राम की, हम ईआर डायग्राम के थ्रू अपने रिलेशनल डेटाबेस ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक ईआर डायग्राम। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।